आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास आज जो स्रोत है वो मंगल पांडे पर एक छोटी सी वीडियो स्क्रिप्ट जैसा है। बस कुछ वाक्यों में भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक हीरो की कहानी बताई गई है। हमारा काम इन सीधे साधे वाक्यों की परतों को खोलना है और उस कहानी के पीछे छुपे गहरे मतलब को समझना है। बिल्कुल, क्योंकि मंगल पांडे का नाम हम सबने सुना है ना? 1857 का विद्रोह मंगल पांडे। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक तारीख, एक घटना और एक फांसी की नहीं है। ये कहानी है कि कैसे एक अकेला इंसान एक विशाल साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हो जाता है और इतिहास का रुख मोड़ देता है। तो ये स्रोत हमें एक ढांचा देता है और आज हम इसी ढांचे में रंग भरेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। स्रोत के हिसाब से मंगल पांडे 1827 में उत्तर प्रदेश के नगवा गांव में पैदा हुए और बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सिपाही बन गए। सुनने में ये उस जमाने के नौजवानों के लिए एक आम करियर चॉइस लगती है ना? हाँ, आम तो थी, लेकिन हमें ये समझना होगा कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सिपाही होने का मतलब क्या था। ये एक नौकरी थी। हाँ। एक पक्की नौकरी, महीने पर तनख्वाह, जो उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन दूसरी तरफ आप एक विदेशी ताकत के लिए काम कर रहे थे, एक ऐसी ताकत जो आपके ही देश पर हुकूमत कर रही थी। मतलब एक अजीब सा मानसिक खिंचाव रहा होगा कि एक सिपाही के तौर पर आप कंपनी के वफादार हैं, लेकिन एक हिंदुस्तानी के तौर पर आपकी जड़ें अपनी मिट्टी से जुड़ी हैं। बिल्कुल, सोचकर देखिए, एक सिपाही है जो कंपनी के लिए पंजाब में लड़ रहा है या बर्मा में, उसे अपनी बहादुरी के लिए मेडल भी मिल रहे हैं। लेकिन जब वो वापस अपने गांव आता है तो उसे पता चलता है कि वही कंपनी उसके इलाके में लगान बढ़ा रही है। ये एक तरह का दिमागी बंटवारा था जिसके साथ वो हर रोज जी रहे थे। और इसी नाजुक संतुलन पर पूरी ब्रिटिश फौज की ताकत टिकी हुई थी। हाँ, और शुरू में अंग्रेज इस बात को समझते भी थे। वो सिपाहियों के मतलब तिलक लगाने या दाढ़ी रखने पर ज्यादा रोक टोक नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ी, उनमें एक तरह का अहंकार आ गया। वो भूल गए कि उनकी फौज की नींव भारतीय सिपाही ही है और उन्होंने उस नाजुक संतुलन को हल्के में लेना शुरू कर दिया। तो ये जो नाजुक संतुलन था, हमारे स्रोत के मुताबिक वो चिंगारी एक राइफल के कारतूस से लगी। ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है। ऐसा क्या था इन कारतूसों में? देखिए, ये सब शुरू हुआ एक नई राइफल से, एनफील्ड P53। ये पहले की राइफल से कहीं बेहतर थी, ज्यादा दूर तक मार करती थी, ज्यादा सटीक। लेकिन इसकी गोलियों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। इन कारतूसों को राइफल में डालने से पहले दांत से काट कर खोलना पड़ता था। और फौज में ये खबर मतलब आग की तरफ फैल गई कि इन कारतूसों पर जो चिकनाई लगी है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, ये सीधा उनके धर्म पर हमला था। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए मतलब हराम। तो ये एक ऐसा कदम था जिसने अनजाने में वो कर दिया जो उस वक्त कोई भारतीय राजा नहीं कर पाया था। इसने हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को एक दुश्मन के खिलाफ खड़ा कर दिया। बिल्कुल, ये अपनी ही बनाई हुई सेना को अपने खिलाफ करने जैसा था। और ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये एक तरह का सत्ता का नशा था। उन्हें लगा कि सिपाही हर हुक्म मानेंगे। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि एक सिपाही की वफादारी सिर्फ अपनी रेजिमेंट से नहीं, अपने धर्म और समाज से भी होती है। ये सिपाहियों के लिए सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं था, ये उनके धर्म का सवाल बन गया था। उनके लिए इसका मतलब था कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो कारतूस तो बस वो आखिरी तिनका था। हाँ, वो आखिरी तिनका। और यहीं से कहानी मंगल पांडे की तरफ मुड़ती है। स्रोत में एक तारीख का जिक्र है, 29 मार्च 1857, बैरकपुर की छावनी। इस दिन मंगल पांडे ने ब्रिटिश अफसरों पर हमला किया, एक अकेला सिपाही, पूरी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, हम इतिहास को सिर्फ तारीखों और नामों की तरफ पढ़ते हैं, लेकिन जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। 29 मार्च 1857 की वो दोपहर, बैरकपुर में हजारों सिपाही हैं, सब बेचैन हैं, सब में गुस्सा है, लेकिन सब चुप है। और उस चुप्पी को एक आवाज तोड़ती है, मारो फिरंगी को। ये मंगल पांडे थे। उन्होंने सिर्फ अपने अफसरों पर हमला नहीं किया था, उन्होंने उस डर की दीवार को तोड़ा था जो सबको चुप कराए हुए थी। तो ये एक निजी गुस्से का इजहार नहीं था, ये हजारों दबी हुई आवाजों का ऐलान था। सही कहा। फौज में अपने अफसर पर हाथ उठाना सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है। सजा सीधे मौत। मंगल पांडे ने ये जुर्म किया और सबके सामने किया। ये एक ऐलान था कि अब गुलामी मंजूर नहीं।
उनके इस एक कदम ने दूसरे सिपाहियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जो चिंगारी सबके दिलों में दबी थी, उसे मंगल पांडे ने हवा दे दी। उन्होंने दूसरे सिपाहियों से भी साथ आने को कहा था, है ना? लेकिन उस वक्त कोई आगे नहीं आया, वो अकेले खड़े रहे। हाँ, और ये इस कहानी का एक और अहम पहलू है। डर बहुत बड़ी चीज होती है। शायद बाकी सिपाही अंजाम से डर गए, लेकिन मंगल पांडे के काम ने उस डर के बीज को कमजोर कर दिया। उन्होंने जो किया वो भले ही उस दिन नाकाम रहा हो, लेकिन उसने एक मिसाल कायम कर दी। उन्होंने दिखा दिया कि विद्रोह मुमकिन है। तो इस हिम्मत भरे कदम का अंजाम क्या हुआ? स्रोत बताता है कि उन्हें पकड़ लिया गया और सिर्फ 10 दिन के अंदर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इतनी जल्दी? हाँ, बहुत जल्दी। अंग्रेज शायद एक मिसाल बनाना चाहते थे कि बगावत का अंजाम क्या होता है। उनका इरादा तो यही था कि विद्रोह की किसी भी संभावना को जड़ से कुचल दिया जाए, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी देकर एक विद्रोही को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन असल में उन्होंने एक आइडिया को जन्म दे दिया, एक विचार को। हाँ, मंगल पांडे एक व्यक्ति से ज्यादा एक विचार बन गए। एक ऐसा विचार कि अब चुप नहीं रहना है और विचारों को गोलियों या फांसी से नहीं मारा जा सकता। और उनकी कहानी वही खत्म नहीं हुई। स्रोत का सबसे ताकतवर वाक्य है, उनकी बहादुरी ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को प्रज्वलित किया, इग्नाइटेड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो जो सजा विद्रोह को दबाने के लिए दी गई थी, वही विद्रोह की सबसे बड़ी वजह बन गई। यही तो विडंबना है। मंगल पांडे की फांसी की खबर बैरकपुर से मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ तक आग की तरह फैल गई। सिपाहियों को लगा कि अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी बारी है। मंगल पांडे का नाम हिम्मत, कुर्बानी और देशभक्ति का नारा बन गया। उनका बलिदान वो चिंगारी थी जिसने पूरे उत्तर भारत में बगावत की आग लगा दी। मतलब उनकी फांसी एक चेतावनी नहीं बल्कि एक बुलावा बन गई। हाँ, एक तरह का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था वो। मंगल पांडे की शहादत के बाद सिपाहियों को लगा कि अब या तो लड़ना है या मरना है, बीच का कोई रास्ता नहीं बचा। और ठीक 1 महीने बाद 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी और 1857 का संग्राम शुरू हो गया। और वो सब मारो फिरंगी को और मंगल पांडे की जय के नारे लगा रहे थे। तो इस सारी जानकारी का मतलब क्या निकलता है? ये छोटी सी स्क्रिप्ट हमें एक सिपाही की कहानी बताती है, लेकिन जब हम इसे खोलकर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है। मंगल पांडे सिर्फ एक बागी सिपाही नहीं थे, वो उस बदलाव की पहली लहर थे। वो चिंगारी थी जिसने एक बहुत बड़े ज्वालामुखी को भड़का दिया। सही कहा, वो उस बेचैनी और गुस्से का चेहरा बन गए जो कई दशकों से भारतीय समाज में खासकर सिपाहियों के बीच पनप रहा था। कारतूस का मुद्दा तो जैसा हमने कहा बस एक बहाना था। असली लड़ाई तो इज्जत, पहचान और विदेशी हुकूमत से आज़ादी की थी। मंगल पांडे ने उस लड़ाई को एक नाम और एक चेहरा दे दिया। उनकी कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि कैसे एक इंसान का फैसला, एक हिम्मत भरा कदम, इतिहास का रुख बदल सकता है। बिल्कुल, उन्होंने शायद ये नहीं सोचा होगा कि उनके एक काम का इतना बड़ा असर होगा, लेकिन उन्होंने वो किया जो उन्हें उस पल में सही लगा और उसी से इतिहास बन गया। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है जिस पर सोचा जाना चाहिए। स्रोत मंगल पांडे को नायक और देशभक्त कहता है, पर सवाल ये है कि क्या इतिहास एक व्यक्ति के ऐसे साहसी कामों से बनता है या फिर बड़ी ऐतिहासिक ताकतें होती हैं जो बदलाव लाती हैं? क्या 1857 का विद्रोह होना तय ही था क्योंकि मतलब जमीन पहले से ही तैयार थी, आर्थिक शोषण, सामाजिक बदलाव ये सब तो हो ही रहा था और मंगल पांडे सिर्फ एक जरिया बने? या फिर 19 मार्च के उस दिन अगर मंगल पांडे ने वो बंदूक न उठाई होती तो क्या वो महान क्रांति कभी उस रूप में होती जिसकी हम आज बात कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये हमें इतिहास को देखने का एक नया नजरिया जरूर देता है।